नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज पटना में 3 घंटे लंबी मीटिंग चली ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त भी थे, ज्ञानेश कुमार के अफसर भी थे। और चुनाव के तारीखों के ऐलान से तुरंत पहले बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टीज से मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि ये सभी पार्टीज को पता है कि ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी। मीटिंग की तारीख चुनाव आयोग ही तय करता है क्या, ये बड़ा सवाल है। या सिर्फ जो तारीखें चुनाव आयोग को भेजी जाती हैं उनका ऐलान चुनाव आयोग करता है। अतीत में आप देख चुके हैं ऐसे उदाहरण, जब चुनाव आयोग के ऐलान से पहले बीजेपी आईटी सेल ने चुनाव का प्रोग्राम जारी कर दिया। गलती हो गई, कई बार होता है ना, अति उत्साह में जहां से जारी होना है उससे पहले दूसरे ने कर दिया। आईटी सेल ने पहले, तो वहीं से साफ हो गया कि ये अब चुनाव आयोग नहीं बनाता है पूरा चुनाव का कार्यक्रम, कहीं और बनता है। वो सिर्फ ऑफिशियली कैमरे पे आकर के ऐलान करते हैं। खैर, विषय वो नहीं है, इस मीटिंग में हुआ क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण। 3 घंटे की इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, हालांकि उसको नीतीश कुमार की कहना शायद ज्यादती होगी, अगर अमित शाह की जेबीजेडीयू कहें तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन आखिर क्या खेल है दोनों के बीच कि मीटिंग में जेडीयू और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई। दोनों की डिमांड बिल्कुल अलग थी। जो बीजेपी की डिमांड थी, जेडीयू उससे अलग डिमांड कर रही थी मीटिंग में। क्या ये सब फिक्स स्क्रिप्ट पर हो रहा था? इतना ही नहीं, बीजेपी जेडीयू ने जो किया किया उसको छोड़िए, राहुल और तेजस्वी की जो टीम बैठी थी उसने सामने ही, ज्ञानेश और टीम मौजूद थी, सामने ही उनकी क्लास लगा दी, एक्सपोज कर दिया। सारे बाइट बयान और खबर के साथ सिर्फ फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। एनालिसिस बाद में 2 मिनट चर्चा करनी होगी तो कर लेंगे। मैं आपको खबरें दिखाना शुरू करता हूं। भैया खबर लाइए, सबसे पहली खबर दिखाइए। देखिए, बीजेपी आरजेडी की मांग, 2 फेज में हो चुनाव। बीजेपी और आरजेडी मतलब तेजस्वी की पार्टी और बीजेपी, इनकी मांग सेम थी, 2 फेज में चुनाव। जेडीयू बोली एक चरण में कराएं, जबकि दोनों का कोऑर्डिनेशन है तो दोनों की तो डिमांड है। ये सब सिर्फ और सिर्फ नाटक था। अभी देखिएगा जब ऐलान होगा तो दिलीप जायसवाल ने सीईसी से कहा कि बुर्के वाली महिलाओं की जांच हो, असली ये मुद्दा था। देखिए कहां पहुंचे, घूम फिर के वहां भी वही राग, वही हिंदू मुसलमान, बुर्के वाली महिलाओं की जांच हो। आगे लाइए, अगले। 2 फेज में हो बिहार चुनाव, ईसी के साथ मीटिंग में बीजेपी ने क्या मांग की। नेक्स्ट, 1 फेज में चुनाव कराएं, जेडीयू नेता की चुनाव आयोग से मांग। बीजेपी 2 फेज, 1 फेज। नेक्स्ट, बिहार में 1 फेज में हो विधानसभा चुनाव, सीईसी की बैठक में सत्ता पक्ष ने उठाई मांग। नेक्स्ट, ये देखिएगा, ये गौर से जरा पढ़िएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमारी मांग है कि पहले जितने भी अति पिछड़ा समाज वाले गांव, वहां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए। दियारा नदी तालाब वाले क्षेत्र में घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। हम लोग ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि जो वोटर पर्ची है वो समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। तो समय पहुंचाया जाए लेकिन पहचान का आधार न बनाया जाए। वेबकास्टिंग, वेब और वेब पोर्टल एसएमएस के माध्यम से मतदाता को अलर्ट किया जाए। इसमें ऊपर की लाइन, ये नीचे तो चलिए सब खानापूर्ति है। पैरामिलिट्री फोर्स अति पिछड़ा समाज वाले गांव में तैनात की जाए और नदी तालाब दियरा वाले क्षेत्र में बूथ लूटने की संभावना ज्यादा बनती है। ये कह के दिलीप जायसवाल ने, मैं बिहार के लोगों से ये बात अपील कर रहा हूं कि बिहार के लोग भाजपा से पूछें
भाजपा 20 साल से सत्ता में साझेदार है नीतीश कुमार के साथ। 20 साल में थोड़ा सा फेज आप निकाल सकते हैं, 20 साल में 2 साल निकाल दो, 2-2.5 साल जो 2 पार्ट में जो है आरजेडी के साथ नीतीश ने सरकार चलाई है, उसको छोड़ करके तो 2005 से सत्ता में साझेदार है। 20 साल बाद बिहार में इतना जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर इतने बुरी कंडीशन में है कि वहां पर बूथ लूटे जाने की आशंका जता रहा है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। अगर बिहार के मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। 20 साल शासन करने वाला बूथ लूटने का डर जता रहा है। या तो ये ज्ञानेश कुमार के सामने एक नौटंकी है और उसका मकसद कुछ बड़ा मकसद है, उस बड़े मकसद की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं, और नहीं तो ये मीटिंग की खाना पूर्ति है। मैं खाना पूर्ति नहीं मानता, क्योंकि खाना पूर्ति ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, बीजेपी अगले स्टेप की नींव रख रही है। नींव कैसे? अति पिछड़ा आबादी वाले गांव में पैरामिलिट्री। मैं गांव कस्बे के लोगों से संबद्ध हूं, उनसे जुड़ता हूं, उस आबो हवा को पहचानता हूं। गांव में कस्बे में जब पैरामिलिट्री तैनात होती है ना, तो एक खौफ का माहौल होता है, खौफ जदा होते हैं। पहले कहीं पर जब सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव होता था तो पीएससी लगा दी जाती थी। पीएससी जवान जहां उतरते थे ना, आधा तो वैसे ही लोग घर में दुबक जाते थे डर के मारे कि पीएससी वाले हैं, तुरंत लाठी चलती। तो पैरा मिलिट्री देख करके ही कस्बे में, गांव में, और खासकर आप देखिए कहां पर चुना जा रहा है। पैरामिलिट्री लगाओ ना राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण के इलाके, अति पिछड़ों के इलाके में लगाओ, जो वैसे ही समाज में हजारों साल से शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं। उनके मनोविज्ञान पर कितना तगड़ा असर डालने खेल है। बहुत बड़ी साजिश का यह हिस्सा है, इसको नोट करिएगा, बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा। अति पिछड़े दलित इलाकों में पैरामिलिट्री लगा करके उनको खौफजदा कर दिया जाएगा। हो सकता है वो घर से न निकले, उनके वोट डाल दिए जाए। और आप उत्तर प्रदेश से इसकी तुलना, मिलान कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो हुए हैं, उन उपचुनावों में बहुत कुछ देखने को मिला है। आपको चुनाव में तैनात पुलिस अफसर रिवॉल्वर भांजते हुए मतदाताओं के बीच देखे गए हैं, रिवॉल्वर भांजते हुए, नंगी रिवॉल्वर और पिस्टल लहरा रहे हैं। तो ये किस तरफ इशारा करता है? दिलीप जायसवाल की ये मांग, ये पुरानी स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई थी कि इस मीटिंग में स्क्रिप्ट ये रहेगा, इस मीटिंग में ये डिमांड बीजेपी करेगी, और फिर क्या क्या मानना है ज्ञानेश को सब पता है, उसी का हिस्सा ही थी। खैर, मैं अभी आगे चलता हूं, जरा आपको सुनवाते हैं, आप खुद सुनिए। मैं चारों पार्टी आज लाया हूं, सिर्फ ये नहीं है पोजीशन, बीजेपी से ही शुरू करेंगे। जरा बीजेपी के जायसवाल जी को सुनवा दीजिए, दिलीप जायसवाल को, उनको सुनवा दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने चुनाव आयोग को बधाई दिया कि बहुत ही चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स, जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा।
इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए। चलिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आपको हम पोर्टल की का स्क्रीनशॉट दिखाए थे, उसमें था अति पिछड़ा, लेकिन मैंने जोड़ा था ना, अति पिछड़ा नहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, तीनों आबादी में पैरामिलिट्री की तैनाती हो और वो मार्च करें। जैसे फ्लैग मार्च होता है किसी स्थिति में, किसी भी क्षेत्र में तनाव होता है तो फ्लैग मार्च होता है, वैसे वहां मार्च करवाया जाए ताकि उनके भीतर का डर निकल जाए, वो डरे नहीं किसी से। अब मुझे कोई ये बता दे, बिहार के लोगों से मैं, बिहार के पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा से पूछता हूं, ये पैरामिलिट्री जब आपके इलाके में, आपके कान में उनकी आवाज आएगी बूटों की टप 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 मार्च करते हुए, उससे डर दूर होगा या डर बढ़ेगा? ये भय बढ़ाने के लिए डिमांड की गई है या भय घटाने के लिए डिमांड की गई? मुझे तो इतना ही पता है, मनोवैज्ञानिक रूप से इससे भय पैदा होता है। और बिहार का पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित लालू यादव के राज को कितना भी आप कोसे, उस दौरान बहुत गुंडे हो सकता है पुष्पित पल्लवित हुए हों, बाद में जो नीतीश कुमार के गले में हार बन के लटके सब, सूरजभान से लेके सारे माफिया तो नीतीश कुमार के जब सीएम बनने के बाद सब लटक गए, तो सीएम बनवाया था उन सब ने, बिहार के माफियाओं ने मिलकर। तो मैं कहता हूं लालू यादव के दौर में जितने भी अपराधी, मैं मान लूं इस बात पर सहमति जताते हुए कि वो फले फूले खूब, भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, लेकिन लालू यादव के दौर में सामाजिक न्याय हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, उसकी रीढ़ सीधी हुई, उसके घुटने सीधे हुए, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। अब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, बिहार में जितना सामाजिक संघर्ष हुआ और सामाजिक न्याय की लड़ाई जितनी लड़ी गई, इतना कमजोर नहीं है कि उसको जो है वो डरा हुआ किसी को भी कोई आके डरा करके अपने पक्ष में उससे मतदान करवा लेगा। बिहार का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित तीनों अब इस भय में तो कतई नहीं है। अब पैरामिलिट्री उनके बीच तैनात करने का मतलब उनको भयभीत करने की एक नई कोशिश, जब वो जातीय जो है वर्गीकरण से, वो मनुवादी तरीके से उनको जब डराने की गुंजाइश खत्म हो गई, तो उनको पैरामिलिट्री से डरवाया जाएगा। यही सवाल है पहला। खैर, दिलीप जायसवाल के बाद जरा जेडीयू नरेश को सुनवा दीजिए, लाइए। मिशन को अपनी बात रखी, तो धन्यवाद भी दिया कि बिहार में इतना एसआईआर का इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है। बिहार देश को ये राह दिखाएगा कि एसआईआर कैसे किया जाता है, और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। एक दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में, वो अपना वोट दे सके।
यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। कितने पेजों में अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन हम लोगों ने एक फेज कहा, हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर तो कोई बात, मैंने कहा नहीं, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज था, सारे पार्टियों को इन्वॉल्व किया गया यहाँ पर, और उस पर कोई चर्चा नहीं। तो इलेक्शन में कैसे इलेक्शन का प्रक्रिया होगा, हम लोग कहा कि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो वोट देने में। तो लार्जली यही सब सुझाव हम लोगों का रहा। देखिए, कई बार होता है कि ट्यूशन प्रॉपर जब नहीं होती है तो अपने ही बयानों में फंसते हैं, और ये भाजपा का जो पूरा सिस्टम है ना, इकोसिस्टम, इसमें सब अपने बयानों में फंसते हैं। क्योंकि सारे जो है उसी यूनिवर्सिटीज पढ़े हुए हैं जहां से मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री ली है, जिसको दिखाना न पड़े इसके लिए वो अदालत चले जाते हैं। 2-3 बातें समझिएगा। पैरामिलिट्री फोर्स उन्होंने कहा था तैनात करने के लिए, ये कह रहे हैं एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है कि कहीं कोई सोचने नहीं है, न नक्सलवाद है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, दुरुस्त है, गरीब गुरबा के भीतर कोई डर नहीं है। जब इतना सब कुछ है तो पैरामिलिट्री फोर्स किस लिए ला रहे हो? बारात है वो कि बारात में ले चलते हैं इनको भी, हैं? किस लिए ला रहे हैं? फिर इन्हीं साहब के बयान के आखिरी हिस्से में शुरुआत से 2 बार रिपीट किया कि एक फेज में चुनाव हो क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, सब कुछ अच्छा है, रामराज है। फिर आखिर में ये भी कह गए, क्योंकि स्क्रिप्ट में भूले हुए थे, पैरामिलिट्री चाहिए, तो कहे पैरामिलिट्री की तैनाती हो ताकि वोट देने में किसी की दिक्कत ना हो। क्या पैरामिलिट्री लोगों को वोट देने की ट्रेनिंग देती है? पैरामिलिट्री बताती है कि ईवीएम मशीन में बटन कैसे दबाना है? क्या पैरामिलिट्री करती है? पैरामिलिट्री की तैनाती ही होती है कहां पर? संवेदनशील इलाकों में। मैं चुनाव आयोग की जो चुनाव करवाने की प्रक्रिया है, क्षेत्रों का वर्गीकरण है, उसकी ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, हवाई नहीं। पैरामिलिट्री की तैनाती कहां होती है? संवेदनशील, ऐसे ही पड़ता है, संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र। संवेदनशील में पैरामिलिट्री होती है, अति संवेदनशील पूरी तरह पैरामिलिट्री के हवाले होता है, संवेदनशील में पैरामिलिट्री के साथ पुलिस भी होती है, और बाकी सामान्य जो होते हैं वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक तरफ आप कह रहे हो कि बिहार में गरीब गुरबा सब एकदम राम राज में है, हंसी खुशी है, किसी में कोई भय नहीं है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो पैरामिलिट्री किस लिए? भोज है? क्या करने के लिए पैरामिलिट्री? ये दोनों की लाइन में था पैरामिलिट्री। दिलीप जायसवाल का फोकस था, इनका छूट गया था, तो आखिर में कहे कि पैरामिलिट्री। और एसआईआर के लिए धन्यवाद तो पॉलिटिकल विंग को करने पड़ेगा। ये ज्ञानेश कुमार को जो धन्यवाद दे रहे हैं, ये अमित शाह को जाएगा। जैसे कई बार राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन जिलों में दिया जाता है, जब जिलों में राजनीतिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हैं तो जाके डीएम को सौंप देते हैं, ये मान लिया जाता है कि डीएम से राष्ट्रपति तक जाएगा। तो वैसे ही है, अमित शाह को धन्यवाद देना था, वाया ज्ञानेश कुमार दिया जा रहा है। खैर, अब आते हैं जरा अपोजिशन पर। सुनिए, ये मीटिंग में ही लोग कैसे पकड़ाए हैं। मीटिंग में जो सवाल हुआ है ना, वहां मुंह चोखा हो गया है। शकील जी को सुनिए। भाई, वो एक संवैधानिक पोजीशन पे है, उनका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही अर्जी की है और हमेशा की है कि वो एक स्वतंत्र अदारा है, इंस्टीट्यूशन है। उसका घालमेल जो भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार के साथ कर दिया, जिसके साक्ष्य हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। जवाब देते नहीं बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। एसआईआर के माध्यम से कई इंटरवेंशंस, सुप्रीम कोर्ट की राय भी आई और ऑर्डर भी आया। तो ऐसी स्थिति से ये इंस्टीट्यूशन गुजर रहा है। बिहार में आए हैं, स्वागत है। अब उनको तो यह तय करना पड़ेगा ना कि मौजूदा जो सरकार है बिहार की या देश की, उसी के आधार पे तो वो डेट्स देंगे। अपने मन से, अपने विवेक से तो देंगे नहीं। स्वागत है, 2 बजे साक्ष्य के साथ आप लोगों के सामने हम लोग फिर प्रस्तुत हो गए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उन्होंने बोला कि जो कंट्री है वो रूल से चलेगी और लॉ से चलेगी, न कि बुलडोजर से। कितनी सच्ची बात उन्होंने कह दी। ये बात कोई भी जो न्याय प्रिय है, जो संविधान प्रिय है, जो इंसाफ पसंद है, कोई भी व्यक्ति बोलेगा। और हम तो स्वागत करते हैं माननीय चीफ न्यायाधीश का कि उन्होंने ये बात कही, क्योंकि कानून का राज ही रहेगा तो देश के अंदर जो है मोहब्बत बनी रहेगी। देश के अंदर कानून का राज होगा तो उस पर विश्वास भी होगा। अच्छा कहा है उन्होंने, बार बार कहने की आवश्यकता है। और वो सरकारें जो न्याय संगत न्यायप्रिय बात नहीं करती है, उनको ये समझना चाहिए कि लोग, दुनिया, सब संविधान चलता है। अब सुनवा दीजिए। बैठक में राजेश राम गए थे, कांग्रेस की तरफ से राजेश राम थे और शकील साहब थे। शकील साहब को हमने सुनवा दिया। और बैठक में आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा जो सांसद हैं वो थे और चितरंजन गगन थे। बीएसपी की तरफ से शंकर महतो थे। तो जरा अब अभय कुशवाहा को सुनवा दीजिए। अभय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से थे, उन्होंने क्या कहा मीटिंग में, प्ले करिए। ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई, और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है, और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17C का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी, हम लोग उसको हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया है। और जो पार्टी का और हमारे नेता का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को हम लोग लिखित रूप से, मुकुंद जी, गगन जी, सब लोग मिल करके लिखित रूप से भी हम लोग विभाग को सौंपे हैं। देखिए, अगर कायदे से कहूं, कांग्रेस भी शायद वैसे ही मीटिंग में थी। इस मीटिंग में अगर होमवर्क करके गया था कोई और तथ्यों के साथ, पॉइंटर्स के साथ गया था कोई, तो आरजेडी गई थी, अभय कुशवाहा गए थे। अभय कुशवाहा ने जो बताया बाहर प्रेस को, ये पॉइंट्स थे। बाकी तो बुर्का और ये और वो, एक लाइन से पैरामिलिट्री लगा दो जहां पिछड़े, अति पिछड़े दलित हैं, ये सब वही था कि सब कुछ पता है कि फिक्स है, जाकर के वहां पर कुछ फॉर्मेलिटी कर देनी है। बाकी तो जो करना है ज्ञानेश कुमार को पहले से उनको पता है कि क्या करना है। आप पॉइंट्स देखिए, इसमें पॉइंट्स क्या क्या थे। 17C की चर्चा की। जो 17C एजेंट्स को दिया जाता है, वो 17C बूथ वाइज, सारे 17C फॉर्म एक एक बूथ की, वो वहां के प्रत्याशी को प्रोवाइड करवाए जाए। ये बहुत वैलिड और बहुत जरूरी पॉइंट था। दूसरी बात, जहां पर गरीब गुरबों को दबाने का डर है, वो सूची संवेदनशील, अभी मैंने कहा था ना कि कैटेगराइजेशन होता है, संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील बूथ, इनकी बाइट सुनाने के पहले वो कैटेगराइजेशन लेकर के ये गए थे कि ये संवेदनशील बूथ हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिए।
पैरामिलिट्री और मिलिट्री लगा देने की बात नहीं, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ये संवेदनशील बूथ है। बाकी तो गए पूरा प्रदेश में जहां पिछड़ा थी पिछड़ा है, कर दो पैरामिलिट्री। कोई सूची नहीं है, ग्राउंड पर जमीन पर कोई काम नहीं है, कोई आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ कुछ भी नहीं, ये लेकर के गए थे। चुनाव का प्रोग्राम कैसे रखा जाए, छठ दिवाली, उस पर होमवर्क किया हुआ था। तो ये पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ गए थे और पॉइंट्स में जो पॉइंटर्स रखे वो वैलिड पॉइंट्स थे। कांग्रेस ने भी शायद इतना मतलब होमवर्क नहीं किया था। जो शकील साहब को सुने, उन्होंने बातें तो की, लेकिन वो बातें थी वही जो कहते हैं ना पॉलिटिकल, राजनीतिक बातें चुनाव प्रचार में होती है। जब आप एक तकनीकी बैठक चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के अफसरों से कर रहे हो, आयुक्तों से कर रहे हो, तो उसमें वैलिड पॉइंट्स आप ब्लैक एंड व्हाइट में कितने बना के ले गए, वो काम राजद में दिखा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जिसका जवाब ही नहीं आया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से आउट किया गया था, क्या उन्हें प्री इंफॉर्मेशन दी गई, उनको पूर्व सूचना उसकी दी गई है? तो इस पर कोई जवाब नहीं है, सन्नाटा छा गया। अब हो सकता है आगे सूत्र बतावें, क्योंकि सामने बैठा हुआ आदमी, उसको बताना था ज्ञानेश कुमार को, तो सामने बैठ के तो वो बता नहीं पाए। अब भविष्य में सूत्र वगैरह बताओ, हो सकता है कि सूत्रों ने पलटवार किया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया तेजस्वी यादव को। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि चुनाव आयोग के ही गाइडलाइन में जो नियमावली है उसमें जो डिलीशन की प्रक्रिया है, उस डिलीशन की प्रक्रिया में है कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से डिलीट करने से पहले उसको सूचित किया जाएगा, उसको अपना पक्ष रखने तक का मौका देने की बात है ईआरओ और एईआरओ के सामने। तो क्या जो लाखों नाम कटे हैं उनको पूर्व सूचना दी गई है? ये बात अभय कुशवाहा ने कही, और साथ ही ये भी कहा कि अगर पूर्व सूचना दी गई है तो ये सारी लिस्ट हमारे साथ भी शेयर आप कर दीजिए। दोनों पे मीटिंग में सन्नाटा था। खैर, अभी मुझे इजाजत दीजिए, अभी तो शुरुआत है। एक ही 2 दिन के भीतर चुनाव का कार्यक्रम भी आ जाने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के भीतर आ जाएगा, क्योंकि सारा जो जितनी रेवड़ी बटनी थी, डीए से लेके 10,000 रुपए तक सब काम हो चुका है। ये बेसिकली उसी के हिसाब से सब तय होती हैं तारीखें, तो वो सब काम हो चुका है। अब तारीख ही बसानी है, तो बस इंतजार कीजिए, तारीख 1-2 दिन में आ जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, फिर अगली खबर लेकर के आऊंगा। नमस्कार।